उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड योग नीति 2025 को तैयार किया है, जिसे धामी मंत्रिमंडल में मंजूरी भी मिली है। ये नीति देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति को उत्तराखंड योग के वेलनेस और वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य जो है योग में सामाजिक संरक्षण, आर्थिक पर्यटन और आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है। तो ये उद्देश्य रहा और उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी दी है। 2030 तक 5 नए योग हब भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार ने इसके लिए बाकायदा जो खाका है वो भी तैयार किया है। योग नीति 2025 को मंजूरी मिली है। धामी मंत्रिमंडल ने योग नीति को मंजूरी दी है। योग नीति के जरिए साल 2030 तक तमाम काम भी किए जाएंगे और कम से कम 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक में योग नीति को मंजूरी मिली है। तो 5 नए योग हब भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि हम पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और निर्वाचन आयोग में जो भी तारीख तय करेगी उस तारीख पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा सीएम धामी ने उत्तराखंड योग नीति 2025 पर भी कहा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, इसीलिए यहाँ पर योग नीति होनी चाहिए और इससे हमारे उत्तराखंड के गाँव-गाँव तक योग पहुंचेगा, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर मिलेंगे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। सुनिए सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार योग नीति को भी मंजूरी दी गई है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालकुआं में भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सफलता मिली है, जहां सेना के सम्मान में बीजेपी पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए जय हिंद रैली निकालने कांग्रेस पार्टी जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है हल्द्वानी से की जाएगी। 1 जून से ये यात्रा निकाली जाएगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी के बैठकों के माध्यम से लोगों से जानकारी भी साझा की जाएगी। साथ ही रैली में अधिक से अधिक लोग पहुंचे, इसे लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो रैली को लेकर तैयारियां जो है भव्य तरीके से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जय हिंद रैली निकाली जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाला गया है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जिस तरह रही, इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी अब रैली निकालने वाली है और ये रैली जो है 1 जून से निकाली जाएगी और 1 जून से ये रैली की शुरुआत होगी और कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की ये भी रहेगी कि इस रैली में अधिक से अधिक लोग जो हैं वो पहुंचे। मिशन सिंदूर का भी इस तरीके से जनता के सामने में रख रही है जैसे कि यही लोग वहाँ लड़ाई करने गए, लेकिन हम तो सेना का सम्मान करेंगे, अपनी वीर सैनिकों का सम्मान करेंगे, जिनने पाकिस्तान का मुंह तोड़ और वहाँ के जो आतंकी के ठिकानों को नस्ता नाबूद किया। तो इसलिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के जनता के सम्मान के लिए, अपने सैनिकों के सम्मान के लिए पूरा जनता उनको सलाम करती, सलूट करती है। देखिए, उसमें हमारी लगातार बूथ कमेटी से लेकर के और हमारी जो ब्लॉक कमेटी है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके आदेश अनुसार जो उन्होंने हल्द्वानी में जो रैली है उसकी सम्मान रैली जो है उसमें पूरी तैयारी चल रही है।
तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखते हुए रैली निकालने की तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। 1 जून से रैली निकाली जाएगी। जय हिंद रैली का नाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है और कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की ये भी है कि इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोग भी शामिल हों। भव्य तरीके से रैली निकालने की कोशिश। और ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था, तमाम राज्यों में यात्रा निकाली भी गई है। अब कांग्रेस पार्टी भी रैली करेगी, इसे लेकर क्या आप तैयारियां देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, कांग्रेस की 1 जून को प्रस्तावित रैली है जय हिंद रैली। जी, जिस तरह कांग्रेस, जिस तरह भाजपा तिरंगा यात्रा दिवस को लेकर उसी के तर्ज पर आप कांग्रेस यहाँ पर जय हिंद रैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर बैठक और जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व रैली पहुंचेंगे। कम से कम 10,000 पर अधिक संख्या यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से जय हिंद रैली निकाली जाएगी 1 जून से। इस रैली की शुरुआत भी की जाएगी। बड़े पैमाने पर रैली निकालने की तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस रैली का मकसद ही यही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जन जन तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहुंचाना है। कितनी बड़ी सफलता रही लोगों को ये बात बताने को लेकर ये भव्य रैली का आयोजन जो है 1 जून से कांग्रेस पार्टी करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गदरपुर से है, जहां उत्तराखंड लेखपाल संघ के सभी कर्मचारी अधिकारी 3 दिवसीय हड़ताल जारी है उनकी, जहां आंदोलन कर रहे हैं लेखपालों के तहसील परिषद ने धरना भी दिया है और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। इस मौके पर लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कहा कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैदानी क्षेत्र में कार्य बढ़ रहा है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से पटवारी की नियुक्ति भी की जाए और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेट सुविधा भी दिया जाए और लैपटॉप भी हमें दिया जाए। इसी के साथ मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आंदोलन करने की चेतावनी जो है उनकी तरफ से दिया गया है। तो लेखपाल संघ का ये प्रदर्शन रहा, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं। इनका कहना है, इनकी मांगे हैं कि जिस तरह कार्य बढ़ रहा है इसको देखते हुए, जनसंख्या के हिसाब से देखते हुए पटवारी की नियुक्ति हो, साथ ही साथ कंप्यूटर भी दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए और इंटरनेट सेवा भी दी जाए। उत्तराखंड में लेखपाल संघ का ये प्रदर्शन रहा है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक चेतावनी भी देते हुए नजर आए हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन जो है काफी उग्र हो जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है, लेखपाल जो है एक फील्ड का कर्मचारी है। उसका अधिकतर जो समय है फील्ड में गुजरता है, जिस कारण अंश निर्धारण का कार्य बहुत ही जटिल होता जा रहा है। संसाधनों का अभाव है और साथ ही साथ काम का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अंश निर्धारण के संबंध में मैं बताना चाहूँगा, संसाधनों का अभाव होने के कारण लेखपाल को ना तो समय मिल पा रहा है और संसाधनों का अभाव होने के कारण ना तो अंश निर्धारण ठीक से कर पा रहा है लेखपाल। वह साथ ही साथ आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड आजकल बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, जिस कारण बहुत से किसानों का हम लोग जो है अंश निर्धारण की व्यवस्था में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक तो हमें जो है रिकॉर्ड सभी काश्तकारों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जाए और देश स्तर पर जो है अंश निर्धारण और अन्य डिजिटल सेवाएं जो वर्तमान में सरकार की योजनाओं में हैं वो चल रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो क्योंकि फील्ड कर्मचारी होने के नाते लेखपालों को ही पड़ता है और लेखपालों को सरकार द्वारा कोई ऐसे संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे कि उन डिजिटल सेवाओं को समय से और समय अंतर्गत उनको निस्तारण किया जा सके। में अंश निर्धारण का कार्य संपादित किए जाने हेतु राजस्व उपनिरीक्षकों पर उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के वक्फ कर्मचारियों को नए बिल के बारे में दिल्ली में ट्रेनिंग देने जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को वक्फ से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। और इससे उन्होंने बताया है कि वक्फ की संपत्ति कहां और उसका उपयोग कैसे करना है, वो सब कुछ डिजिटल तरीके से अपडेट करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर कोई घर में बैठकर ये पता कर पाएगा कि कौन सी वक्फ की संपत्ति वर्तमान में स्थित है। ऐसे ही तमाम चीजों को लेकर ये अहम ट्रेनिंग जो है कर्मचारियों को अब दी जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतजार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार सर्वे करा रही है और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर, उसके बारे में इत्तला करें। एक दूसरे को इससे क्रॉस भी हो सकेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो सरकार कह रही है, उसमें कहीं कुछ भिन्नताएं तो नहीं है। खबर पौड़ी से है, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की जो है वो हुई है। इस मामले में कोटद्वार के अपर जिला और सत्य न्यायाधीश की अदालत 30 मई को फैसला सुनाएगी, जिसको लेकर अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कोर्ट और आम जनता से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। और साथ ही वीरेंद्र भंडारी ने आरोप भी लगाया है कि सरकार अजय कुमार को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और निष्पक्ष जांच में बाधा भी डाल रही है। तो 30 मई को कोर्ट में फैसला जो है सुनाया जाएगा। इससे पहले उनके पिता, अंकिता के पिता का भी बयान सामने आया है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब सिडको नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया। खबर उत्तराखंड से है। इस साल मानसून समय से एक हफ्ते पहले ही आने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 जून तक प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है कई राज्यों में। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया है कि केरल में मानसून आ गया है और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। ऐसे में मानसून की यही रफ्तार रही तो उत्तराखंड में 10 से 12 दिनों के भीतर यानी 12 जून से 15 जून तक मानसून आ सकता है। मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा ही संवेदनशील रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश भी दिया है और मानसून से पहले तैयारी जो है मुकम्मल रूप से पूरी की जाए, इसे ध्यान में रखा जा रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 15 से जून तक मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। इसे लेकर तैयारी जो है आपदा प्रबंधन ने पूरी कर ली है। बिल्कुल, देखिए मानसून का जो है, जैसे अगर नॉर्मल डेट्स की हम बात करते तो 20 तारीख के आसपास जो मानसून जो है कुछ एरियाज में खासकर जो है उत्तराखंड में पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन आप इस बार देखें कि जो हमारा मानसून है करीब 8 डेज जो है, जो नॉर्मल डेट है उससे पहले ही जो है वो केरल में पहुंचा है। तो 24 तारीख वहाँ पहुँच गया और प्रोग्रेस भी उसकी ठीक है। अभी तक जो है महाराष्ट्र या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ तक एरियाज तक को उन्होंने अभी कवर भी कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में जो है यहाँ तक भी चीज़ें आ जानी चाहिए। आप अगर ऐसे भी देखेंगे तो 8 डेज बिफोर है तो करीब 10 के आसपास या 12 के आसपास जो है वो आना चाहिए। देखिए, मानसून का हम स्वागत करते हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। जैसे नाले नालियों की सफाई के लिए निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण हैं हमारे लिए, उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें, अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें, सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें, वहाँ पर राशन वगैरह की सप्लाई पहले से एडवांस में आपूर्ति वहाँ पे करके स्टॉक रख लें। रजनीश दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक हफ्ते समय से पहले मानसून इस बार आ सकता है, इसे लेकर आपदा प्रबंधन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल आप क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं रजनीश? जी सिमरन, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें टोटल हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, ये इन जनपदों में आज बारिश का अलर्ट किया गया। इससे पहले चूंकि सबको पता है कि मानसून इस बार पहले आ गया है समय से, तो तैयारियां भी समय से पहले करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो डेडलाइन थी सारी चीजें मुकम्मल करने की, उससे पहले बारिश। और अभी देखा गया जिस तरीके से पहाड़ों पर देखी गई, जिसमें 2 पर्यटकों की मौत हो गई थी वाटरफॉल में पेड़ गिरने से, तो वहाँ पर लगा दी गई। इसके अलावा देखा गया था जल प्रलय की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर क्षतिग्रस्त हो गया था, यात्रा रोकनी पड़ी थी। तो ये बड़ी चुनौती है, 4 धाम यात्रा चल रही है। और इसी सूरत हाल में जो मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, ये भी एक चुनौती है। तो इसको निपटने के लेकर उत्तराखंड के शासन प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस रहा है, और जो भी ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग की जा सकती है वो प्लानिंग कर ली गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और बहरहाल अभी स्थिति मौसम की कमोबेश यही बनी रहेगी, और आज फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है इन जनपदों में। बिल्कुल, तो मौसम में परिवर्तन जो है रजनीश, वो लगातार जारी है और आपदा के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा ही संवेदनशील रहा है। और ऐसे में रजनीश, ये भी हमने देखा कि बैठक बाकायदा की गई और तैयारियां पूरी भी की जा रही हैं, इसे भी लेकर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं 4 धाम यात्रा को लेकर, तो रजनीश 4 धाम यात्रा को लेकर भी क्या कोई अभी तक कोई जानकारी मिली है? क्या यात्रियों की संख्या पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है क्या? देखिए, यात्रियों की जो संख्या है उसको रोकने की बात नहीं है। यात्रा सुखद हो, तीर्थयात्री सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी करें। इसको लेकर जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसी डेट में वो यात्रा करें, ताकि प्रशासन के पास डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली वहां पर जो कैपेसिटी है, जो रास्ते में रुकने के इंतजाम है, उन सब जगह पर। और इसके अलावा जो शेल्टर है, मैं बताऊं आपको, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां पर जो श्रद्धालु जाते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, तो उनको शेड के लिए आश्रय स्थल बनाने के भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो 4 धाम है वहां पर श्रद्धालुओं को किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। तो अब चूंकि आपदा पर तो किसी का जोर नहीं चल सकता, बहरहाल तैयारी की जा सकती है, क्या कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल रजनीश, अब तैयारियां जो है आपदा प्रबंधन की चल रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन विभाग रोपवे के कार्य निरंतर प्रयास कर जा रहे हैं। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे के मुताबिक रोपवे पिछले 2 सालों से कार्य चल रहा है। दरअसल मसूरी देहरादून रोपवे में 26 टावरों में से 23 टावरों का काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे का भी काम जो है प्रोसेसिंग में है, जो कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर सचिव पर्यटन ने बताया है कि कई रोपवे जिसमें जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। जो कार्य चल रहे हैं उसमें खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से विजिबिलिटी का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। तो रोपवे का काम जो है जोरों पर चल रहा है। रोपवे पर पिछले 2 सालों से काम चल रहा है और अभी तक 26 टावरों में से 23 टावरों का काम जो है पूरा हुआ है। हमारा जो सूरकंडा रोपवे हमारा अभी शुरू हो गया है, विगत 2 साल से वो काम हमारा वो एग्जीक्यूट हो गया है प्रोजेक्ट। मसूरी देहरादून रोपवे जो हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसमें भी पिछले साल से काम चालू हो गया है। 26 टावर में से 23 टावर्स में हमारा काम शुरू हो गया है। और हमारा जो मटेरियल रोपवे जो क्रूशियल कॉम्पोनेंट होता है किसी भी रोपवे प्रोजेक्ट का, वो हमारा 31 जुलाई तक हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जहां तक हमारे यमुनोत्री रोपवे की बात है, उसमें हमारे जो 5 टावर के सापेक्ष में जो पहले 5 टावर है
उसके सापेक्ष जमीन का अधिग्रहण हो गया है और डेवलपर को जमीन हमने हस्तांतरित कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।